जय हिंद दोस्तों। आज आपका मैथ्स का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है और हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम यानी संख्या संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति यानी संख्याओं का, इसके बारे में हम जानेंगे। संख्याओं के बारे में संख्या पद्धति है तो सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम जानेंगे जैसे ये पूरे, जैसे हमें क्या है, मानव जाति है। ठीक, पूरे भारत में क्या है, अगर सबको आदमी वाइज आदमी देखा जाए तो सब क्या है, मानव है। लेकिन उसमें उसको कैटेगरी वाइज बांटा जाए जाति के आधार पर तो वो भी अलग अलग हो गए। ठीक, उनमें भी और सब कास्ट है उस तरह से। तो हम सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे, सभी संख्याओं के बारे में। संख्याओं को सबसे पहले हम 3 भागों में बांटते हैं। पहली वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। दूसरा काल्पनिक संख्याएं, दूसरा हमारा क्या हो गया, काल्पनिक संख्याएं। और तीसरा हमारा क्या हो गया, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, सबसे पहले हम संख्याओं को कितने भागों में बांट दिए, तो वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, तो हमें देखो, हमें काम किससे है, हमें काम इससे है, यानी रियल नंबर। हमें काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्याओं से भी अपने सिलेबस के अनुसार, इससे कोई हमारा मतलब नहीं है। हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे। इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है इनके बारे में देख लेते हैं। वास्तविक संख्याएं किसे बोलेंगे, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्या रेखा का मतलब क्या हुआ, जैसे ये हो गया एक हमारी लाइन। ठीक, यहाँ पे हम बीच में रख देते हैं 0। ठीक, 0। अब इधर से स्टार्ट होगा क्या, ऐसे, और इधर बढ़ते जाएंगे अनंत तक। यानी इधर -1, -2, -3, -4, और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे डॉट डॉट, कितना तक, अनंत तक। ठीक है, और इसी क्रम में इधर बढ़ते जाएंगे प्लस की तरफ, तो +1, +2, +3, +4, और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ये भी क्या, कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएंगी। तो ये तो हो गया हमारा क्या, वास्तविक संख्याएं। अब एक बार देख लेते हैं इनके बारे में कि काल्पनिक संख्याएं किसे बोलते हैं। काल्पनिक संख्याओं के बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, बस अंतर देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें अंतर। ठीक है, काल्पनिक संख्याओं का मतलब इसे आयोटा, आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आयोटा बोला जाता है। तो आई का मतलब होता है रूट में -1। रूट में क्या हो गया, -1। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, आई का स्क्वायर। और जब इधर से स्क्वायर होगा तो ये वाला रूट हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, -1। तो अब यहाँ से हम क्या समझे कि अगर किसी भी संख्याओं का, यानी कोई भी संख्या हो, अगर हम उसका वर्ग करते हैं, तो अगर वर्ग करने के बाद वो संख्या अगर माइनस में आ रहा है, उसके सामने माइनस लगा हुआ आ रहा है, यानी ऋणात्मक आ रहा है उसका मान, स्क्वायर करने के बाद, तो वो सभी संख्या हमारी क्या होगी, काल्पनिक संख्या है। ठीक, जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लें तो रूट में हमारा क्या हो गया, रूट में ऐसे -9, रूट में -7। अगर इसको स्क्वायर हम कर रहे हैं तो ये क्या आएगा हमारा, माइनस में इसका निकलेगा मान, यानी जो भी संख्याएं माइनस में आएंगी वो हमारी क्या होंगी, काल्पनिक संख्या होंगी। अब सम्मिश्र संख्याएं क्या होंगी, सम्मिश्र संख्या वे संख्या होती है जिसमें क्या हो, वास्तविक संख्याएं भी हो और काल्पनिक संख्याएं भी हो। यानी इसे हम किस रूप में प्रदर्शित करेंगे, तो a+
बी आई, यानी इसमें क्या मिला, ये हमारा क्या हो गया, तो इसमें से हमारे वास्तविक संख्याएं हो गई, और इसमें बी वाले में आई लगा होगा तो ये क्या होगी, हमारा काल्पनिक संख्याएं, यानी सम्मिश्र संख्याएं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों का क्या हो गया, हमारा मिक्सअप हो गया। ठीक, तो ये तो हो गया हमारे संख्याओं के बारे में। देखिए कि पहले हम संख्याओं को 3 भागों में बांटे, काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं। तो हमें मतलब किससे है, तो वास्तविक संख्या है, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे किसको, इसको, वास्तविक संख्या को। ठीक है, तो इसको हम एक बार मिटाते हैं और पढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो हम अब अच्छे से किसके बारे में पढ़ेंगे, तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम 2 भागों में बांटेंगे, वास्तविक संख्याएं, यानी वास्तविक संख्याओं को हम 2 भागों में बांटेंगे, क्या क्या, तो परिमेय संख्याएं, एक तो हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्याएं, और दूसरा हमारा अपरिमेय संख्याएं, अब हम देखेंगे परिमेय संख्याएं। हमारा वास्तविक संख्या क्या होगी, 2 भागों में हो गई, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में इसको देखते हैं, परिमेय संख्याओं को तो सबसे पहले छोटा देख लेते हैं कि पी बाई क्यू के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। पी बाई यानी परिमेय संख्या को हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या होंगे, पी और क्यू, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, जहां पर पी और क्यू क्या होंगे, दोनों पूर्णांक होंगे। ठीक, दोनों पूर्णांक होंगे। पूर्णांक होने का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, या माइनस में रहे या प्लस में रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दशमलव में नहीं होना चाहिए। जैसे ये ना कोई ये वाला दशमलव हो चाहिए, ये वाला दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू का मान हमारा किसी भी शर्त पे 0 नहीं होना चाहिए। अब परिमेय संख्या में, और इसको हम और एक बार इसको देख लेते हैं फिर पहले। और जैसे परिमेय संख्याओं में देख लिया कि पी बाई क्यू के रूप में इसे लिखा जा सकता है। ठीक, जैसे और इसको एक बार देख लेते हैं कि इसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक, अब इन सब दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें आते हैं, देखो इसमें हम देखते हैं क्या क्या। तो सबसे पहले तो प्राकृतिक संख्याएं, अभी सबके बारे में हम बता देंगे क्या क्या होता है। ठीक, और दूसरा हमारा पूर्ण संख्याएं, और इसमें तीसरा आएगा हमारा पूर्णांक संख्याएं। अब इनके बारे में हम देखेंगे भाई प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, और इसके बाद इसी को देख लेते हैं। लग रहा है कि शायद नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, तो उसको मिटा के हम ऊपर लिखते हैं। हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखे थे, परिमेय संख्या में क्या देखे थे, तो ये सभी क्या थे, परिमेय संख्या। पहला क्या बोले थे हम कि प्राकृतिक संख्याएं। भाई प्राकृतिक संख्या क्या होता है, देखो प्राकृतिक संख्या हमारी यानी 1 से लेके 1 2 3 4 5 और ऐसे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, यानी वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर, यानी 1 से शुरू होकर हमारी अनंत तक जाती हैं, तो ये सभी संख्या क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा पूर्ण संख्या है,
पूर्ण संख्याएं। ये तो नाम से भी पता चल रहा है कि ये पूर्ण है, यानी पूर्ण पूर्ण संख्याएं का मतलब क्या हुआ, यानी पूर्ण है। तो भाई हम तो पहले ही बोल दिए कि एक से लेकर अनंत तक है ये, तो भाई इसमें छूटा क्या है जिससे ये पूर्ण होंगी। इसमें छूट रहा है क्या एक चीज, तो जीरो। अगर जब हम जीरो इसमें लगा देंगे, जीरो से लेके 1 2 3 4 5 और ये डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो ये हमारी क्या हो गई, पूर्ण संख्या है। अगर जीरो नहीं रहा तो क्या बोला जाएगा उसको, प्राकृतिक संख्या। अगर उसमें जीरो ऐड कर दे रहे हैं तो ये क्या हो गई है, हमारी पूर्ण संख्या है। और तीसरा आएगा इसमें क्या, तीसरा आएगा हमारा क्या, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। अब भाई इसको देख लेते हैं कि इसमें तो एक से लेके चले गए, फिर जीरो से लेके चले गए, तो भाई पूर्णांक में क्या बचा हमारा, तो पूर्णांक में क्या बचा, जो नंबर लाइन जो बताए थे क्या, जीरो से लेकर इधर +1 +2 +3 +4 और ऐसे कहाँ तक, ये अनंत तक इधर चली गई। और ये क्या, इधर 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 भी -1 -2 -3 -4 और ऐसा भी ये इधर बढ़ता बढ़ता कहाँ तक, अनंत तक। यानी प्राकृतिक संख्या तो क्या होगी, हमारी धनात्मक में सभी गई एक से लेके अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या हो गई, पूर्ण संख्या जिस इसमें हम जीरो ऐड कर दिए, यानी जीरो से लेके धनात्मक में सारी क्या हो गई, अनंत तक। ये होगी हमारी पूर्ण संख्या। और पूर्णांक में क्या क्या हुआ कि जीरो भी लिए और इधर प्लस में अनंत तक और माइनस में भी कहाँ तक, अनंत तक। तो ये तो हो गई हमारी पूर्णांक संख्या है। तो इस जैसे आप इसको बोलेंगे कि भाई इसको परिमेय संख्या हम कैसे व्यक्त, जैसे हमने तो यहाँ पे लिख दिया कि 1 2 3 4 या माइनस में 1 2 3 4 ये सब लिख दिए, तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में डिनोट कैसे करेंगे। एक बार देख लेते हैं, जैसे 1 है, इसको हम बटे में क्या लिख सकते हैं, 1/1। अगर इसको यहाँ 1/1 करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। लेकिन इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी इस रूप में का मतलब क्या हुआ, P/Q। अगर ऐसे हम देखें जैसे 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 4/1। 4/1 करेंगे तो ये भी किसके बराबर आएगा, 4 के, तो ये भी किसके बराबर हम लिख दें इसको, P/Q के रूप में। हो गया कि नहीं हो गया। अगर माइनस में भी देखें, माइनस में भी करेंगे तो माइनस में 4/1, इसको भी करेंगे तो क्या आएगा, ये भी माइनस के इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ। और ये भी किसके बराबर आ जाएगा, हमारा P/Q के रूप में। अब आया जीरो का नंबर। अब जीरो को भी हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। अगर 0/1 करते हैं तो ये भी किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। और ये भी किसके बराबर रूप में हो जा रहा है, P/Q के रूप में। तो ऐसे हम कर सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या है 1 से लेके जो कहाँ तक गई, अनंत तक। पूर्ण संख्या है जो 0 से लेके कहाँ तक गई, ये भी अनंत तक। और माइनस में अनंत से लेके प्लस में अनंत तक, ये भी सभी संख्याओं को हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब हमारा एक रूप जो है अपरिमेय संख्या है, तो हम देख लिए। अब देखते हैं किसको, अपरिमेय संख्याओं को। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या देख लिए कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्या, परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। P/Q के रूप मतलब जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं क्या, जैसे इसको हम P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। यानी एग्जांपल के रूप में देखें, यानी ऐसी संख्या है जिसे हम नहीं लिख सकते, यानी मतलब क्या हुआ, √2 √3 √5। अब ये आप लोग बोलेंगे कि भाई जब √2 हो रहा है, √3 हो रहा है, √5 हो रहा है, तो आपने बीच में क्यों √1 और √4 इनको छोड़ दिया आपने। तो इसका मतलब देखो, जैसे अगर हम इसको लिख देते हैं √1, तो √1 का इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका वर्गमूल निकल के क्या होगा, 1 हो जाएगा। यानी √1 का वर्गमूल क्या हो गया हमारा 1, √4 का वर्गमूल क्या हो गया हमारा 2। अब एक को हम एक बटे, ये तो नेचुरल नंबर में आ गया, प्राकृतिक संख्या में आ गया। ये 2 निकल, इसका वर्गमूल निकल गया तो ये भी प्राकृतिक संख्या में आ गया। तो ये जब इससे पीछे बताया था कि 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्या है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या आता है, एक आता है पाई को हम क्या बोलते हैं, एक पाई क्या है हमारा, पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है।
लेकिन अगर पाई का मान, जैसे गणित में पाई का मान क्या लिखते हैं, 22/7, 22/7 लिखते हैं। अगर इसी का मान 22/7 के रूप में लिखा जाएगा तो इसको क्या बोला जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन अगर 22/7 न लिख के सिर्फ क्या लिखा जाए, तो पाई लिखा जाए, तो पाई क्या होगा, ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि भाई पाई का मान एक फिक्स नहीं होता है। अगर पाई का मान देखा जाए तो एक कितना होता है, 3.143 ऐसे करके डाट मतलब रुकेगा नहीं है, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए पाई को हम क्या बोलते हैं, तो पाई को हम अपरिमेय संख्या में रखते हैं, न कि परिमेय संख्या। और जैसे कोई भी संख्या, जैसे अगर इसका p/q के रूप में लिख दिए तो वो सब क्या हो गई, हमारी परिमेय संख्या हो गई। और जैसे जिस संख्या का, जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, यानी इनका वर्गमूल क्या हो रहा है, इनका वर्गमूल हमारा नहीं निकल पा रहा है, तो ये सब क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। अगर हम आपसे पूछे कि ये हमारा क्या होगा, रूट में 27, अब ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या। तो ये देखेंगे इसको परिमेय संख्या, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट में 3, 3 गुणे 3 गुणे 3। अगर इसको हम घनमूल निकालो तो इसका घनमूल निकल के क्या आएगा, फाइनली 3। तो ये तो इसका निकल गया, रूट से बाहर निकल गया। जब ये रूट से बाहर निकल गया तो क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। आज समझ में, ठीक है। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। सम संख्या और विषम संख्या, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सम संख्या यानी इवन और ऑड। सम संख्या यानी ऐसी संख्याएं, सम संख्या का मतलब हम किसे सम संख्या बोलेंगे, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो। क्या सम संख्या का मतलब क्या हुआ, यानी ऐसी संख्याएं जो क्या हो, 2 से विभाजित हो। 2 से विभाजित मतलब सबसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो 2 से विभाजित हो यानी हम एक तो लेंगे नहीं, यानी स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 से। लेकिन 2 से, 4 से, 6, 8, 10 ऐसे बढ़ते जाएंगे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। यानी सम संख्याएं भी क्या होती हैं, सम संख्याएं 2 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती हैं, ये भी अनंत होती हैं। लेकिन इसमें आएगा क्या, 0, ठीक, 0। अब हम क्यों 0 को हम सम संख्या बोलेंगे, 0 क्या है, एक सम संख्या, इसको अभी बताएंगे, ठीक। और विषम संख्या है, जो विषम संख्या क्या होगी, जो 2 से विभाजित न हो, जो 2 से क्या हो, विभाजित न हो। विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, यानी ये सभी संख्याएं क्या कहा जाएंगी, तो विषम संख्या। यानी ये कहाँ से स्टार्ट होगी, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 और ऐसे ये भी बढ़ती कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक। यानी 1 से लेके, यानी इनके बीच में क्या हो रहा है, 2 का गैप आ रहा है। तो 2 का गैप इनमें भी आ रहा है, ठीक। 0, 2, 4, 6, 8, यानी इसमें सब में 2 का गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी सब में 2 का गैप है। लेकिन ये क्या, ये सभी संख्याएं हमारी 2 से विभाजित हैं और ये 2 से विभाजित नहीं है, ठीक। और 0 क्या है, अब यहाँ पे 0 भी क्या है, 0 भी एक सम संख्या है, ठीक है। 0 भी क्या है, सम संख्या है। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें हमको देखना है क्या, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। किसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या यानी भाज्य संख्या हम किसे बोलेंगे, जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। भाज्य संख्या किसे बोलेंगे, जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो। और अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। इसमें मेजर डिफरेंस क्या देखना है,
कि भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड, मतलब इसका क्या हुआ, 2 से ऐसे अधिक गुणनखंड हो, इसका मतलब यानी हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 4, 6, फिर 8, 9, 10, 12 ऐसे करते करते ये भी भाई भाज्य संख्या भी क्या है, अनंत है। और अभाज्य संख्या जैसे जैसे हम इसको एक बार देख लेते हैं कि हमने 1 से 1 भी नहीं लिया, 2 भी नहीं लिया, 3 भी नहीं लिया, सीधे हम कहाँ से स्टार्ट किए, तो 4 से स्टार्ट किए। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो। यानी इसका मतलब क्या हो, 4 का गुणनखंड हम कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 2, यानी 1 दूना को 2 दूना को 4। यानी इसमें कितने गुणनखंड आ रहे हैं, इसके 4 के कितने गुणनखंड आ रहे हैं हमारे, तो 1, 2 और 3 गुणनखंड आ रहे हैं। यानी फार्मूले के हिसाब से क्या हुआ, जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो वो क्या कहा जाएगा, जिन उनको भाज्य संख्या है। जैसे अगर 6 का भी हम गुणनखंड करें, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणा 2 गुणे 3, यानी इसके भी कितने गुणनखंड आ रहे हैं हमारे, 3 गुणनखंड आ रहे हैं। अगर जैसे हम 12 का करें तो 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इसके कितने गुणनखंड हैं, यानी इसके 4 है, इसके तो और ज्यादा आ रहे हैं। यानी जिनका भी 2 से अधिक गुणनखंड आ जाएगा वो सभी क्या हो जाएंगे हमारी, तो भाज्य संख्या है। अब देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या, अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये हमारा 2 से स्टार्ट होगा, 2 से 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे भी ये भी बढ़ता जाएगा। ठीक, अब इसमें सबसे मेजर पॉइंट देखने वाले क्या है कि हमने ना तो एक को इसमें लिया और ना ही एक को इसमें लिया। तो हमने एक को इसमें क्यों नहीं, क्योंकि एक तो विषम संख्या है हमारी, लेकिन एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या हम उन्हीं को बोलेंगे जिनका गुणनखंड केवल 2 हो। तो एक तो हमारा क्या, एक का केवल एक ही गुणनखंड है, एक का एक ही गुण, एक को हम और बांट सकते हैं कि नहीं, यानी एक को हम क्या कर सकते हैं, एक को और तोड़ा नहीं जा सकता है, एक का सिर्फ क्या है, एक ही गुणनखंड है। जबकि इसका नियम क्या है कि अभाज्य संख्याओं का 2 गुणनखंड होना आवश्यक है। तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से, यानी 2 का गुणनखंड क्या हो गया, 1 गुणा 2, इसका केवल कितना गुणनखंड आ रहा है, तो 2 आ रहा है। 3 का करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 गुणे 3, 5 का करेंगे तो 1 गुणे 5, 7 का करेंगे तो 1 गुणे 7। अब हमने यहाँ पे बीच में क्या छोड़ दिया, बीच में हमने 9 छोड़ दिया। 9 को क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि 9 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो ये क्या आएगा, 1 गुणे 3 गुणे 3, इसके कितने गुणनखंड आ जा रहे हैं, 3। तो इसमें अभाज्य संख्या हम उसी को लेंगे जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, लेकिन 9 का तो 3 आ जा रहा है, तो इसको हम अभाज्य संख्या में नहीं रखेंगे। और ऐसे भी आगे 13 का करेंगे तो 1 गुणे 13 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें क्वेश्चन सीधे ये आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी हमारी, तो 2 होगी। और कहे कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, भाई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो कुछ भी हो सकता है, उसका कुछ ही नहीं पता, क्योंकि ये अनंत तक जाती है। ठीक, अभाज्य संख्या भी अनंत है और भाज्य संख्या भी अनंत है। तो इसमें तो हमने देखा कि अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगर हम पूछें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी हमारी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमने क्या देखा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी, तो 4 है। अगर हम पूछें कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ भाई, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो भाई यही नहीं है, यही का मतलब अनंत तक जाती है। अगर इसका कोई लिमिटेशन देगा तब हम बताएंगे, लेकिन अगर इनफाइनाइट दिया है तो इसमें हम नहीं बता पाएंगे कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में कैसे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आता है कि 1 से लेके 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेके 50 तक कितनी होती हैं, 1 से लेके 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो उसको हम देख लेते हैं, जैसे यानी जिसका गुण केवल और केवल 2 हो, तो ऐसी संख्याओं को हम ढूंढ के निकालते हैं ना। संख्याएं भाई होती कितनी है, ठीक, होने का मतलब अनंत होती हैं। लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा पूछता है ना कि भाई 1 से लेके 25 के बीच में बताओ, तो हम 100 तक पहले देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, कैसे हम छाटेंगे इसको। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी कितनी कौन सी होगी, हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो हम इसको 2 से पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक, यानी 2 से
पहले तो हो गई 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, फिर 59, 61, 67, 71, 73, उसके बाद से 79, 83, फिर 89, 93 और 97। यानी कितनी हो गई, गिन लेते हैं एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। इसमें क्या होगा, इसमें 93 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 93 हमारा क्या है, ये 3 से हमारा कट जा रहा है ना, तो ये 93 को हम नहीं लेंगे। ठीक, यानी इसको देखो, अब ऐसे अगर 93 से 97 से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, 101, 103। अब ऐसे ये भी आगे बढ़ता जाएगा, ठीक ना, क्योंकि अनंत होती है। तो इसमें हम देख लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। तो पूछेगा सबसे पहले 1 से लेके 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी 1 से लेके, यानी 1 से मतलब 1 तो होता नहीं है, 1 से ऊपर 2 और 25, यानी 25 से मतलब 29 से छोटा, यानी यहाँ तक। तो 1 से लेके 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो सीधे सीधे एग्जाम में ऐसे आता है 1 से लेके 25 के बीच में। तो इसके बीच में कितनी संख्याएं हो गई अभाज्य, 9 हो गई। अब 25 से लेके 50 के बीच में, यानी 50 मतलब यहाँ तक, यानी कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यानी 25 से लेके 50 के बीच में कितनी होगी हमारी अभाज्य संख्याएं, 6। अब 50 से लेके 75 के बीच में, 75 का मतलब कहाँ तक, यहाँ तक, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी 50 से लेके 75 के बीच में कितनी हो गई, 6 अभाज्य संख्याएं। अब 75 से लेके 100 के बीच में, 75 से लेके 100 के बीच में कितनी हो गई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 1, 2, 3 और 4। यानी हमने क्या देखा, 1 से लेके 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 9। 25 से लेके 50 तक 6, और 50 से लेके 75 तक 6, और 75 से लेके 100 तक 4। यानी अगर सीधा सीधा बोला जाए कि 1 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, यानी 9, 6, 15, 15, 6, 21, 21, 4, 25। यानी 1 से लेके 100 के बीच में। अब एग्जाम में तो देखेंगे कि किस हिसाब से पूछ रहा है, 1 से लेके 25 पूछ रहा है, 1 से लेके 50 पूछ रहा है, या 50 से लेके 100 के बीच में पूछ रहा है, तो इस हिसाब से हम मैनेज कर देंगे। ठीक है, सीधा सीधा 1 से लेके 100 के बीच में कितनी संख्या है, तो 25 संख्या है। अब इसमें अगर पूछ दे बाय द वे कि अगर 1 से लेके या 100 से लेके 200 के बीच, 100 से लेके 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। जैसे इधर हमने काउंटिंग किया और 100 से ऊपर ऐसे बढ़ते जाएंगे तो 101, 103, 107 ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो 200 से छोटी कितनी हो जाएंगी, तो 21। यानी 1 से लेके 100 तक हमने देखा तो कितनी अभाज्य संख्या निकल रही है, तो 25। लेकिन अगर 100 से लेकर 200 के बीच में पूछा जाए तो कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो 21। अगर सीधा आल भर पूछा जाए कि 1 से लेके 200 के बीच कितनी होगी, तो 25 इसके बीच और 21 इसके बीच, यानी 1 से लेके 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो टोटल 46। अब इसको हम याद रखेंगे ऐसे इसको याद रखेंगे कि किस हिसाब से, जिस हिसाब से एग्जाम में पूछेगा हम फटाक से उसको लगाएंगे। और इसमें एक आता है कि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या को हम पहचानेंगे कैसे, इसका एक थोड़ा देख लेते हैं तरीका कि हम भाई ये 53 है, तो अगर डायरेक्ट हम इसको अगर पहचाने ऑप्शन के हिसाब से अगर देते कोई बड़ी संख्या तो हम इसको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या को हम पहचानेंगे कैसे।
अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या को हम कैसे पहचानेंगे? अभाज्य संख्या को हम कैसे पहचानेंगे? हम तो मान लीजिए कि 1 से लेकर 100 तक हमने याद कर लिया कि भाई 1 से 2 3 5 7 11 ऐसे हमने याद कर लिया। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या दे दे तो भाई हम पहचानेंगे कैसे? तो इसका एक पहचाने का तरीका क्या है कि किसी भी अभाज्य संख्या में अगर हम क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे। किसी भी अभाज्य संख्या में अगर हम 6 से भाग दिए तो इसका शेषफल या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा। क्या होगा? या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा। कैसे? यानी ये किस में फॉलो नहीं, 2 3 इसको छोड़ के, क्योंकि ये 6 से छोटी संख्या है, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। ठीक, अब इससे ऊपर भाई ये तो हमें ऐसा ही पता है कि 2 3 अभाज्य संख्या होती है, लेकिन हमें बड़ी संख्या में कैसे पहचानेंगे? तो किसी भी अभाज्य संख्या में अगर हम 6 से भाग देंगे तो उसका शेषफल या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा। लेकिन हम ये पूर्णतः ये नहीं कह सकते हैं कि वो अभाज्य संख्या ही होगी। लेकिन सभी अभाज्य संख्याएं, कोई भी अभाज्य संख्या हो, अगर उसमें हम 6 से भाग करेंगे तो उसका शेषफल अनिवार्य रूप से 1 और 5 आएगा। ठीक है, लेकिन ये कतई सही नहीं है कि जिसका भी एक में 6 से भाग देने पर 1 और 5 आएगा तो वो अभाज्य संख्या होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो भी अभाज्य संख्याएं हैं, इसको ध्यान से देखिएगा कि अगर जो भी अभाज्य संख्या है अगर उसमें हम 6 से भाग करेंगे तो उसका शेषफल 1 या तो 5 आएगा ही आएगा। लेकिन ये कतई जरूरी नहीं है कि जिस संख्या में 6 से भाग देने पे 1 या 5 आएगा तो वो अभाज्य संख्या होगा। ठीक ना? तो इसको पहले उदाहरण से हम एक बार देख लेते हैं। जैसे 143 में हम 6 से भाग करके देखते हैं। 6 से भाग करेंगे, 6 दूना के 12, 2 और 3 23 और 6 3 18, यानी 6 3 18, शेषफल कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, ये आ गया 5। लेकिन हम अभी ये नहीं कह सकते कि हमारी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ये संभव है, ये संभव है कि अभाज्य हो सकता है, अभाज्य हो सकता है, हो सकता है। ठीक, लेकिन अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ से हमें पता चल गया कि 5 आ गया शेषफल, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये हो सकता है। लेकिन पूरी तरीके से इसको हम कैसे जांचेंगे? तो हम क्या करेंगे कि 143 से ऊपर, इससे बड़ी कोई भी ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्गमूल निकल जाए। तो 143 से बड़ी संख्या क्या होगी? 144। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 12। ठीक, अब क्या करेंगे कि 12 से छोटी या 12 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या का मतलब 2 3 5 7 और 11, 12 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी आ रही है? ये अब इससे हम इसमें भाग करके चेक करेंगे। अगर जिससे कट जाएगा, अगर इनमें से किसी भी एक से अगर कट गए तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। लेकिन अगर इनमें किसी से नहीं कटा तो हमारी पूर्ण रूप से अभाज्य संख्या होगी। तो 2 से भाग करेंगे तो इसमें इकाई का अंश विषम है, तो ये तो कटेगा नहीं, इससे नहीं कटेगा। 3 से चेक करते हैं तो 3 चौके 12, 2 और 3 23, इससे भी नहीं कटेगा। 5 से तो कटेगा ही नहीं। 7 से देख लें, 7 दूना के 14, 3 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब रहा 11 से चेक करेंगे तो 11 कम 11 और 3, 11 3 33, यहाँ पे 11 से कट जाता है। यहाँ से क्या हो गया? 11 से कट गया, तो ये हमारा क्या होगा? अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या हमारा नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि अगर पहले तो देखेंगे 6 से भाग करने के बाद शेषफल 1 या 5 आ रहा है तो हम संभावना बस करेंगे। ठीक,
पूर्ण रूप से चेक कैसे करेंगे कि उससे बड़ी संख्या का वर्गमूल लेके उसमें देखें, उससे छोटी अभाज्य संख्याओं से भाग करके देखेंगे। ठीक, अगर कट गया, किसी भी एक से कट गया तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, अगर किसी से नहीं कटा तो नहीं होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लिखते हैं 163 में देखते हैं 5 से भाग करने पे 1 या अगर पहले आ गया 1 या 5 शेषफल तो हम संभावना कर सकते हैं कि वो अभाज्य संख्या होगी। अगर नहीं है तो वहीं से खत्म हो गया कि होगा ही नहीं। तो इसमें 6 से भाग करके देखते हैं, 6 2 12 4 3 6 7 42, यहाँ पे शेषफल हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये हो सकता है। अब इसको कैसे चेक करेंगे कि ये पूर्ण रूप से होगा कि नहीं होगा, तो चेक करने के लिए क्या करें, इससे बड़ी संख्या क्या ऐसी लेंगे कि जो वर्गमूल निकल जाए, यानी इससे बड़ी संख्या क्या होगा 169 का वर्गमूल 13। अब इस 13 से छोटी यानी 2 3